दोस्तों, आप सबको हमारे YouTube चैनल द विजन क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग 10वीं क्लास के मैथ का ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। उससे पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम ऐसा वीडियो लेकर के आए उसका नोटिफिकेशन सबके से पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। तो चूँकि अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो संख्या सिर्फ अपने आप से कटती हो, किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हो। जैसे मान करके चलिए कि 3 एक अभाज्य संख्या है और 5 भी एक अभाज्य संख्या है। तो 3 का फैक्टर होता है 1 गुणे 3, 5 का होता है 1 गुणे 5। तो दोनों में मिला क्या? 1, अर्थात HCF कितना हुआ? 1 हुआ। अर्थात कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? 1 होता है। अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है। जैसे मान के चलिए 1/2 एक परमेय संख्या है और 1/3 एक परमेय संख्या है। तो इनके बीच में बहुत से परमेय संख्या है, इसको गिना नहीं जा सकता है, इसलिए दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभी हम बताएं कि अभाज्य संख्या का मतलब हुआ कि वह संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटती हो, किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हो, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए और जो 10 है तो 10 तो 2 और 5 दोनों से कटता है, फिर 10 से भी कट जाता है। उसी तरीके से 22 है तो 2 से भी कट जाएगा, 11 से भी कटेगा, 22 से भी कटेगा। बट 11 न सिर्फ 11 से ही कटेगा, बाकी किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। 12 है तो मान लीजिए आपका 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा। लेकिन इसमें 11 एक ऐसा संख्या है जो सिर्फ अपने आप से कट रहा है, इसलिए 11 एक क्या है? अभाज्य संख्या है। चार नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF 25 और LCM 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो देखिए, कहने का मतलब है कि इसमें LCM दिया हुआ है आपका 50 और HCF दिया हुआ है 25। तो एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो क्या हो जाएगा? 25 गुणे 50, तो 25 25 125 और 0 है तो 0, यानी 1250 होगा। यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? 1250, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या हो। क्रमिक का मतलब जो क्रमागत आया हो। जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 के जस्ट बाद जो सम संख्या है ना वह 4 आता है, 4 के जस्ट बाद क्या आता है? 6 आता है, 6 के जस्ट बाद क्या आता है? 8। तो कह रहा है कि दो गो क्रमिक सम संख्या का HCF क्या होगा। तो हम लोग कोई भी दो क्रमागत ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि 4 और 6 लेते हैं तो 4 का फैक्टर होता है 2 गुणे 2 और 6 का फैक्टर होता है 2 गुणे 3। तो दोनों में मिला क्या? 2, यानी HCF कितना हुआ? 2। अर्थात कह सकते हैं कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? तो 2 होगा। अगला क्वेश्चन है, 1400 में 2 का अधिकतम घात क्या है। तो सबसे पहले हम लोग 1400 का फैक्टर निकालेंगे और 1400 का फैक्टर निकालेंगे और इसमें देखेंगे कि 2 कितना बार आया हुआ है। तो सबसे पहले 2 से कटाएंगे तो 700 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 350 हो जाएगा,
फिर 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10। और मान लीजिए यह कितना से कट जाएगा, 3 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 7 5 12 1 13 होगा, तो 5 से कटाएंगे तो 5 तिहाई 15 और 50 25। फिर मान लीजिए 35 है तो 5 सत्ते 35। बट इसमें देखिए 2 कितना बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है, यानी 2 का पावर क्या होगा, 3 होगा, यानी 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 3 होगा। अगला क्वेश्चन है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि हर का गुणनखंड निकालते हैं। तो हर का गुणनखंड क्या हुआ, 15 है तो 3 गुणे 5, और चूँकि इसको कटा देंगे तो 2/5। और हम लोग जानते हैं कि यदि किसी भिन्न का हर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में रहता है तो वह दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो इसका मतलब यहाँ भी सेम है कंडीशन, 2 चाहे तो हम 2 का पावर 0 लिख सकते हैं और 5 का पावर 1 है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार हमारा क्या हो जाएगा, शांत होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आठ नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है। यानी इसमें अशांत देखना है कि कौन सा अशांत है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे 17/18 है, एक है 3/8, एक है 169/2000। तो चूँकि इसका तो जो पावर है 2 का पावर 3 है और 2000 में भी हम लोग निकालेंगे तो 2 और 5 ही आएगा, लेकिन 18 का जो फैक्टर होता है वह हो जाएगा 2 गुणे 3 के पावर 2, यानी 2 और 3 के रूप में जब भी हमारा हर रहेगा तो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। यानी शांत के लिए 2 और 5 होना चाहिए, इसलिए हमारा अशांत दशमलव प्रसार जो है वह क्या होगा, 17/18 होगा। अगला क्वेश्चन है क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो कहने का मतलब यहाँ देखिए कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है। जैसे मान के चलिए कि 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, और √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो गुणा करेंगे तो 2√3 और 2√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए सही हो सकता है। अगला है क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का मतलब ही होता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल 8 यानी 7/8 हो जा रहा है। यहाँ 81 का वर्गमूल 9, लेकिन 91 का नहीं निकल पाएगा तो यह हमारा अपरिमेय संख्या है। फिर यहाँ 91 का भी नहीं निकल पाएगा, 51 का भी नहीं निकल पाएगा, तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पूछ रहा है कि कौन परिमेय संख्या है, तो चूँकि पहला वाला का वर्गमूल निकल गया यानी 7/8, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए √7 इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता तो ये अपरिमेय संख्या है। √2/√7 इसका भी वर्गमूल नहीं निकल सकता है तो ये भी हमारा क्या, अपरिमेय संख्या। √3/√7 इसका भी वर्गमूल नहीं निकल सकता, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या। बट देखिए 25 का वर्गमूल 5 होता है और 49 का वर्गमूल 7, यानी 5/7 हुआ, यानी यह हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। यानी ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ भी हमको देखना है कि कौन परिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ √3 जो है वह एक क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। यहाँ भी √5 है, इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है।
बट यहाँ देखिए ध्यान से, √2 से √2 कट जाएगा तो सिर्फ बचा क्या, 2 बचा, और 2 एक क्या है, परमेय संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला हम लोग का क्वेश्चन है 13 नंबर, √2 है तो √2 एक क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि x² - 5x + 4 = 0 तो x का मान होगा, यानी हम लोग सबसे पहले x को निकालेंगे फैक्टराइज करके, फिर उसमें हम लोग देखेंगे कि x जो है वह कौन से संख्या आ रही है। तो फैक्टर तो इसका टूटेगा, फैक्टर लगभग नहीं टूट सकता है, क्योंकि यहाँ 5 है और 4 है, तो 4 का फैक्टर। लेकिन यदि हम लोग इसका x का वैल्यू जो निकालेंगे तो वह क्या आएगा, पूर्णांक संख्या होगा। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है धनात्मक और ऋणात्मक संख्या। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, 1 2 1 1 2 1 1 2, यानी बीच में एक एक की जो संख्या है ना वो बढ़ते चल जा रही है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि यह कौन सा संख्या है, तो यह एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में नहीं बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है π/2 है, तो चूँकि ध्यान दीजिए कि हम लोग जानते हैं कि पाई जो है ना एक अपरमेय संख्या होता है, और अपरमेय संख्या में किसी भी संख्या से हम लोग यदि भाग दें, गुणा करें या जोड़े या घटाए, तो जो प्राप्त संख्या होता है वह भी अपरमेय संख्या होता है। इसलिए π/2 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन संख्या अपरमेय है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए 36 है तो इसका वर्गमूल 6 हो जाएगा, 64 है तो इसका वर्गमूल 8 हो जाएगा, तो ये तो परमेय संख्या है। 1 का वर्गमूल 1, 81 का वर्गमूल 9, ये भी हमारा परमेय संख्या है। लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, 5 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसका मतलब कि यह हमारा एक क्या है, अपरमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सी संख्या अपरमेय है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 9 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 3, 20 का नहीं निकल पाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, तो यह हमारा सब परमेय संख्या है। तो √20 एक क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में 2 धनात्मक पूर्णांकों में निम्न में से किसे परिकलित की तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन जो है ना, यह हमेशा मौसन निकालने के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है वह मौसन निकालने के लिए क्या होगा, प्रयुक्त होगा। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में 2 घंटे, 4 घंटे तथा 6 घंटे समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। यानी हमें यह बताना है कि एक लड़का 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे समय लगता है दौड़ को पूरा करने में, तो यह तीनों मतलब एक साथ कब मिल पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी 2, 4 और 6 का। तो 2, 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6। अब कटाएंगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूना 4, 4 3 12, यानी 12 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा सी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी लड़का 10वीं का तैयारी कर रहा है उसके प्रिपरेशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो।